हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या एडवांस्ड अकाउंट्स में आ गए। अभी तक देखो हमने पढ़ा क्या। अभी तक एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हम लोग ने पढ़ा कंपनी के बारे में, व्हाट इज कंपनी, कंपनी होती क्या है उसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, है ना, ये हम लोग ने स्टडी कर लिया। टाइप्स ऑफ कंपनी किस बेस क्या होता है, ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन। स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है ना। पार्लियामेंट के एक्ट से बना है तो स्टैट्यूटरी, अदरवाइज क्या है, रजिस्टर्ड। नाउ ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, एंड क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। फिर ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर भी हमने पढ़ा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इस पे डिफरेंस भी आप लोगों ने बनाया था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने फिर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ अ कंपनी। कंपनी को देखो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में सबसे पहले क्या आता है, शेयर्स, है ना, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को तैयार करते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे, एक तरह से पार्टनर बनेंगे, और जब भी कंपनी में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में भी उनको हम शेयर देंगे। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। समझ गए। नेक्स्ट होता है डिवेंचर। डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ पब्लिक लोन। पब्लिक से हम लोन उठाते हैं 10 साल 20 साल के लिए, और वो उस पैसे को कंपनी क्या करती है, यूज करती है अपने बेनिफिट्स के लिए। समझ गए। तो जाहिर सी बात है डिवेंचर इज अ पब्लिक लोन, ये भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। नेक्स्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग। व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड मतलब अर्निंग का मतलब रिजर्व्स क्या है, कंपनी एंटायर प्रॉफिट। जैसे कंपनी को इस साल प्रॉफिट हुआ तो पूरा प्रॉफिट नहीं ना खा जाएंगे, उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो वो जो रिजर्व का पैसा वो भी हम यूज करते हैं किसके लिए, अपने बिजनेस में। नेक्स्ट होता है टर्म लोन फ्रॉम बैंक। टर्म लोन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लोन, लंबे समय का लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन हम लोग बैंक से हम लोग लोन करते हैं, मशीन खरीदना है तो उसके लिए लोन ले लिया, है ना। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के लोन लिए जाते हैं, चाहे वो मशीन खरीदने के लिए, चाहे वो हम लोग क्या करते हैं, हो सकता है कोई प्लांट लगाना हो सकता है कोई फैक्ट्री बिल्डिंग को क्रेडिट पे लेना हो, कहीं ऑफिस के लीज पे लेना, लीज का पेमेंट करना हो। तो इन सब लंबे लंबे पेमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग टर्म लोन लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, और टर्म लोन जाहिर सी बात है किससे मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है। ये लोन किससे मिल रहा था, पब्लिक से मिल रहा था। ये हमारा खुद का पैसा है, ये भी ओनर का खुद का पैसा है। समझ गए। अगला, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस। भाई थोड़े समय के लिए लोन चाहिए, कुछ समय के लिए गवर्नमेंट कंपनी को पैसे चाहिए। तो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस को, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, ट्रेड क्रेडिट और लोन फ्रॉम बैंक का सहारा लेती हैं। अब इसमें भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। आज का जो टॉपिक था वो हमारा ये था शॉर्ट टर्म फाइनेंस वाला। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में देखो यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है। अगर हम लोग ध्यान से अगर यहाँ पे स्टडी करेंगे तो लिखा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस आर रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। समझ गए ना। तो जस्ट लाइक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ बोल रहा है, किसकी बात बोल रहा है, रिक्वायरमेंट। तो अगर हम लोग बात करें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की तो वो भी ऐसा ही होता है भाई, सिंपल सी चीज है। यहाँ तो दे रखा है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की बात कर रहा है ना। अब कह रहा है किस तरह के खर्चों की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, अगर इसकी अगर जरूरत होती है तो। बाकी फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदना, हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो यू कैन टेक अ शॉर्ट टर्म लोन, है ना। पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर, या फिर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन बिल्स हैं, इस तरह के पेमेंट्स के लिए आप शॉर्ट टर्म लोनिंग करा सकते हैं। इन एडिक्वेसी ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स में लीड इवन क्लोजर ऑफ द बिजनेस। शॉर्ट टर्म फंड्स की अगर क्राइसिस होती है तो आपका बिजनेस तक क्लोज हो सकता है। सो वेरियस सोर्सेज ऑफ टर्म फाइनेंस, सबसे पहली बात करेंगे हम किसकी, ट्रेड क्रेडिट की। नाउ व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है जो पैसा हम उधार ले रहे हैं, किससे, अपने सप्लायर से। हमें गुड्स चाहिए, सप्लायर से हमने 5 लाख का माल परचेज किया और उससे बोला कि भाई देखो पेमेंट हम 30 दिन बाद करेंगे या 40 डेज के बाद करेंगे। आज के समय में अगर हम बात करें ट्रेड क्रेडिट कितनी चले, 45 डेज की मिल जाती है। कितने दिन की मिल जाती है, 45 डेज। मैं फर्नीचर्स का बिजनेस करता हूँ, मैं 45 डेज में माल उधार खरीदता हूँ और 45 डेज के अंदर अंदर मैं उसका पेमेंट कर देता हूँ। समझ गए। तो ये जो 45 डेज के लिए मुझे उधार में सामान मिल रहा है 10 लाख का 20 लाख का, वो हमारे लिए क्या है, ट्रेड क्रेडिट। समझ गए। इट रिफर्स द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सप्लायर। यहाँ पे क्रेडिट कौन दे रहा है, सप्लायर दे रहा है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कह लो,
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लिखा है यूजुअली इसका जो टाइम पीरियड होता है इतना होता है, लेकिन अब मैं बता दूं 90 डेज तो बहुत लंबी की बात। जब से जीएसटी आया, चूंकि अगले महीने जीएसटी देना होता है, तो इस समय जो डेज चल रहा है नॉर्मली 45 डेज का चल रहा है मैक्सिमम, बट मे बी उसको अब सप्लायर के ऊपर है, वो बढ़ा भी सकता है। which means the goods are purchased but payment are made within 30 to 90 days from the date of purchase. The credit worthiness of the firm and confidence of its suppliers are main basis of this credit. सही बात है भाई, मेरे सप्लायर को मेरे पर भरोसा है कि हाँ भाई ये पेमेंट कर देगा इतने दिन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, वो उधार देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नाउ नेक्स्ट क्या होता है सर, ये तो ट्रेड क्रेडिट की बात होगी, तो पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट तरीका हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। और जो दूसरा जो मेन फंक्शन यहाँ पे, जो मेन जो लोन फ्रॉम बैंक, हम बैंक से भी लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बैंक भी करती है, बैंक भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करती है। तो यहाँ देखिए कॉमर्शियल बैंक ग्रांट शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बिजनेस फर्म्स बाय वे ऑफ लोन। किस रूप में देते हैं? लोन। दीज लोन्स आर क्रिएटेड टू अ सेपरेट लोन अकाउंट एंड द बोरोवर हैज टू पे इंटरेस्ट। बोरोवर को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना। बोरोवर मतलब जो उधार ले रहा है उसको पे करना होता है। क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। इन द नॉर्मल कोर्स शॉर्ट टर्म बैंक लोन कैन बी टू टाइप। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी कितने तरह के होते हैं? दो। पहला होता है सीसी लोन। अब ये सीसी लोन क्या, आई थिंक मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका ऑलरेडी, अकाउंट्स में पढ़ाया था, हर जगह पढ़ाता रहता हूँ कि देखो बैंक अपने लोनिंग जो अब बांटती है उसका करीबन 75% लोनिंग किस फॉर्म में करती है? सीसी लोन के रूप में। ठीक है ना। बिजनेस में आपका बिजनेस है, आपकी एक लिमिट सेट कर दी 10 लाख, यानी 10 लाख तक आपकी सीसी लोन अकाउंट है, आप साल भर इसको यूज कर सकते हो, है ना। जब मन करे तब 10 लाख है। आज अपने अपने परचेजिंग करनी है सप्लायर से, आपने 2 लाख का चेक काटा, आपने पेमेंट कर दिया, चेक काटा, बैंक ने पेमेंट कर दिया, आपके ऊपर लोन कितना चढ़ा? 2 लाख। लिमिट कितनी है? 10 लाख तक यूज कर सकते हो। इंटरेस्ट कितने पे देना है? जितना पैसा यूज करोगे। अभी कितना यूज किया? 2 लाख, तो इंटरेस्ट कितने पे दे रहा है? 2 लाख। तो इससे आपको सबसे बड़ा फायदा, वरना भी 10 लाख ले लो, यूज अभी कर ही ना पाओ, तो उस पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना, पूरा ब्याज तो उस पर पूरा देना पड़ेगा। तो बेटर विल भी क्या, उससे बढ़िया तो क्रेडिट, क्या कैश लोन है, ये कैश क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं, जितना यूज करेंगे उस पर इंटरेस्ट देंगे। क्लियर हो गया सबको? द कस्टमर कैन विड्रॉ, सॉरी, it is the arrangement whereby bank allow its customer borrow money up to a certain limit, just like मैंने बोला 10 लाख, against tangible security और guarantee basis पे देती है। The customer can withdraw an amount from his cash credit limit according to his business and can also deposit any surplus amount lying। तो कहने का मतलब है जब अगर उसके पास क्या सामान बिकता है, पैसा आता है, वो जमा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालते रहिए जमा करते रहिए, निकालते रहिए जमा करते रहिए। मैंने मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 लाख। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? समझ गए? अब अगला क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन डेली बेसिस। इंटरेस्ट तो सर डेली बेसिस पे चार्ज होती है ना। और किसके ऊपर चार्ज होता है? जितना अमाउंट आपने यूज किया होगा, जितना अनयूज्ड है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन अगर 10 लाख कैश लेके बैठ जाओगे, भले अभी यूज करोगे 2 लाख, बट इंटरेस्ट तो पूरे 10 लाख पे देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर देखो लोन कौन सा है? सीसी लोन सबसे बेस्ट है बिजनेसेस के लिए, इसलिए बिजनेस इंटरेस्टेड होते हैं इस लोन को लेने में। नेक्स्ट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। आप शुरू से जब अकाउंट्स पढ़ो तभी से पढ़ते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट के और टैली में भी पढ़े थे। जब डिपॉजिट से एक्सेस अमाउंट हम विदड्रॉ करते हैं उसे को हम ओडी कहते हैं, और उसके ऊपर बैंक क्या करती है? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। इसीलिए बैंक ओडी जल्दी कोई लेना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ अगर इमरजेंसी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। समझ गए? तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी समझ गए, इसके जरिए भी शॉर्ट टर्म फंडिंग हो जाती है। किसको? बिजनेस को। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? सिक्योरिटी फॉर लो बैंक लोन। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे सिक्योरिटी रखवाती है। क्या रखवाती है? सिक्योरिटी। तो वो सिक्योरिटी किस रूप में हो सकती है? या तो हाइपोथिकेशन होगा, या मॉर्गेज होगा, या तो प्लेज होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम समझेंगे क्या, कौन सा लिया जाए सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेज की। किसकी बात करेंगे? प्लेज। लिखा है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, इजी है। प्लेज में क्या, अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स टू द बैंक एज अ सिक्योरिटी। द बैंक विल हैव द राइट ऑफ लिएन। ग्रहणाधिकार का क्या होता है? उसको अधिकार होता है।
and can retain the possession of the goods unless the claim of the bank is met. In case of default, अगर कोई सामने वाला डिफॉल्ट करता है, the bank even sell the goods after giving due notice. आपको एक नोटिस भेजते करके आपकी प्रॉपर्टी को बेच करके वो पैसा वसूल कर सकता है। तो सर जी ये प्लेज में कौन सा है? ऐसा जी बहुत सिंपल सा है। आपने गोल्ड लोन सुना है? गोल्ड लोन, गोल्ड लोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेज। आप जब गोल्ड लोन लेते जाते हो तो क्या करते हो? गोल्ड को आप बैंक को डिपॉजिट करते हो, फिर बैंक फिजिकली उस गोल्ड को, आपके सोना चांदी जो भी आपको, उसको रखता है अपने पास और फिर उसके बेसिस पे आपको उधार देता है। सही है कि नहीं सही है? इसी को कहते हैं प्लेज। क्या कहते हैं? यानी आप जिस चीज पे उधार ले रहे हो वो चीज हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास आ जानी चाहिए। पुरानी फिल्मों में नहीं देखा था महाजन साहूकार? तो वो जो निरूपा राय जी हैं वो देती हैं, है ना, सोना चांदी जो भी है, फिर उसके बेसिस पे गहने देकर के लोग लोन उठाते थे, करते थे कि नहीं करते थे? तो उस एसेट की फिजिकल पोजीशन किसके पास चली गई? जो उधार दे रहा है उसके पास। और जब हम वो उठा के सामान, हम जब उसका पेमेंट करते थे लोन का, तब वो जो गिरवी हुई चीज है वो क्या होगी? हमें वापस होगी। तो ये भी सिक्योरिटी की सिक्योरिटी, ये गिरवी रखने का एक तरीका है। तो इसको हम बोलते क्या है? कॉमर्शियल लैंग्वेज में प्लेज बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्लेज। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये दिक्कत वाला है ना, सामान तो चला गया। अब इसी के विरोध में कि ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए फिर क्या आया? इसका जस्ट अपोजिट, इसका इस प्लेज का जस्ट अपोजिट है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन ये आया कि हमें कोई चीज आपके पास नहीं रखना, ऑन पेपर वो आपकी है, मैं यूज कर रहा हूं मैं ही, ठीक है, और उसके बेसिस पे लोन होता है। इसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। लाइक कार लोन, बाइक लोन, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हो। तो जब कार लोन लेते हो तो लोन, कार तो लोन पे है, लेकिन कार को यूज कौन कर रहा है? आप बारोवर ही, जो उधार ले रहा है ना वही उसको यूज कर रहा है। फिजिकली उसके पास है, लेकिन ऑन पेपर किसकी है? वो बैंक की है। जब तक आप पूरा लोन चुका नहीं देते तब तक वो आपकी नहीं होगी। तो इसका जस्ट उल्टा नहीं है प्लेज में। प्लेज में क्या था? उनके पास हमें रखना पड़ा था, तब जाके हमें लोन लिया। यहाँ पे क्या? सामान मेरे पास ही है, सामान फिजिकली मेरे पास है, ऑन पेपर उनकी है। जब मैं वो लोन चुकाऊंगा तब वो मेरी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो एक सिंपल लैंग्वेज में हाइपोथिकेशन आप समझ सकते हैं। तो हाइपोथिकेशन देखो क्या लिखा है? अंडर दिस अरेंजमेंट बैंक प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सिक्योरिटी में रखती क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रखती। कह दो जाओ जमीन रख दो, जायदाद, ना 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 सर, हमें मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में रखनी है। यूजुअली इन्वेंट्री, आप अपने स्टॉक पे भी उधार ले सकते हो। स्टॉक है आपके पास, कितने का स्टॉक होगा उसके अगेंस्ट भी आप क्रेडिट ले सकते हो। डेटर, द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द बोरोवर। हालांकि वो प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी? बोरोवर के पास ही रहेगी, जो लोन ले रहा है उसी के पास प्रॉपर्टी है। इट इज मेयरली अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी फॉर द अमाउंट ऑफ डेप्ट। क्लियर? इफ द बोरोवर फेल्स टू पे, अगर बोरोवर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, वो पे नहीं कर पाता है, द बैंकर मे फाइल अ केस टू रियलाइज हिज ड्यूज। बात समझे कि नहीं समझे? तब वो आप केस करेंगे जो भी, एंड सेल द गुड्स एंड प्रॉपर्टी हाइपोथिकेटेड। जैसे कार लोन नहीं मिलता तो क्या करती है? बैंक वाले आते हैं, उनके गुंडे जो भी लोग कह लो, आते हैं, छीनते हैं, मारते पीटते ले भी जाते हैं। एक तो तुम्हारी कार से उतारेंगे तुमको, दो थप्पड़ भी सबके सामने मारेंगे, कार भी लेके जाएंगे, है ना। अलग बात है। तो इन द सेंस क्या है, खैर हालांकि अब तो ये सब बंद हो गया ना, आरबीआई ने बोला, सख्त निर्देश दिया ऐसा ना करना। बट तुमको क्या लगता है अब नहीं करती होगी बैंक? जब तक करेंगे नहीं मिलेगा कहाँ से लोन? तो प्रेशर तो बनाएंगी ना। उनको क्या बोलते हैं? रिकवरी एजेंट। क्या बोलते हैं? रिकवरी एजेंट। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये होता है हाइपोथिकेशन। दोनों में अलग अलग प्रारूप समझ में आया। अब व्हाट इज दिस मॉर्टगेज? मॉर्टगेज शब्द का प्रयोग वहां करते हैं जब कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम गिरवी रखते हैं। तो जब कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं गिरवी रखोगे तो वहां पे कौन सा शब्द यूज किया जाता है? मॉर्टगेज। समझ गए? जैसे जमीन गिरवी रख के तुमने कुछ लोन लिया है, या घर गिरवी रख करके लोन लिया है, तब उसको हम ना तो प्लेज बोलते हैं ना तो हाइपोथिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज। तो घर गिरवी रख के तुमने लोन ले लिया, घर तो फिलहाल तुम ही यूज कर रहे हो ना। घर कौन यूज कर रहा है? अभी आप यूज कर रहे हो। जिस दिन तुम ईएमआई देना बंद करो उस दिन बैंक आएगी दावा ठोकने कि चलो तुम्हारा घर सील कर रहे हैं, निकलो यहां से, है ना। तब होता है ऐसा कुछ।
तो या मॉर्गेज, मॉर्गेज द ट्रांसफर ऑफ लीगल इंटरेस्ट एंड इन ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ किसकी बात हो रही है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब गिरवी रख रहे हो फॉर द पेमेंट ऑफ अवर डेप्ट। बैंक यूजुअली आस्क मॉर्गेज और एज कोलेट्रल एंड एडिशनल सिक्योरिटी। बैंक जमीन वमीन तभी रखती है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रखती है, एडिशनल सिक्योरिटीज नहीं समझे? बैंक बड़ा इंटरेस्टेड नहीं होता जमीन जायदाद गिरवी रखने में, उसको पता है इसको बेचने में बहुत पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, तो इसलिए वो चाहती है लिक्विड एसेट रखो मेरे पास सिक्योरिटी में। तुमको लोन चाहिए, एफडी का पेपर है लाओ, एलआईसी का पेपर है लाओ, म्यूचुअल फंड है ले आओ, सिक्योरिटी है, शेयर्स वेयर्स है अच्छी कंपनी के ले आओ। लिक्विड एसेट, व्हाट इज दैट? लिक्विड एसेट, उसमें वो इंटरेस्टेड होता है। ये जमीन जायदाद गिरवी रख करके लोन लेना यार बैंक को भी ये पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो तुम लोगे उधार, ऊपर से नहीं चुकाओगे तो तुम्हारी जमीन को बेचने में बहुत दिक्कत है ना। ऑक्शन के लिए अखबार में एडवर्टीजमेंट दो पहले, तो वो सब खर्चे करो, है ना, उसमें भी कोई आए ना आए। तो अब बैंक का काम फाइनेंसिंग वाइनेंसिंग का, बैठ के ना जमीन वमीन बेचने का काम कर रहे हैं तो गलत हो जाता है ना। तो कहने का मतलब इसीलिए वो ये सब चीजों के पचड़े में नहीं फंसना चाहती है। ठीक है, एफडी है, सब सबमिट किए, उस पर लोनिंग ले लिए, कल को नहीं जमा किया एफडी तोड़ के कैश उसके जेब में, खत्म बात। कितना आसान है उसके लिए। तो बैंक भी किस में इंटरेस्टेड है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, यानी लिक्विड एसेट को। तो आई थिंक सिक्योरिटी समझ गए, तीन फॉर्म में होते हैं, पहला होता है हाइपोथिकेशन, दूसरा होता है मॉर्टगेज और तीसरा होता है प्लेज। प्लेज मैनेज सिंपल सा दिमाग, जैसे दिमाग में प्लेज आए तुरंत गोल्ड लोन वाला दिमाग में आ जाना चाहिए। हाइपोथिकेशन तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, कार लोन, बाइक लोन। मॉर्टगेज तो पता ही है, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो मॉर्टगेज शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे हो? क्या बात है, तुम पूछ भी नहीं सकते हो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब यहाँ पे डिफरेंस बताना है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है ना। इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन दो कंडीशन पे डिपेंड करती है। कौन से दो कंडीशन? पहला नंबर, इनको डिविडेंड पाने का अधिकार एक सर्टेन परसेंट से होता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है। दूसरा कंडीशन, जब कभी कंपनी बंद होती है, वाउंड अप होती है, तो इस केस में अपनी कैपिटल वापसी का भी अधिकार इन्हें सबसे पहले होता है। सही है ना, और इक्विटी शेयर को इनके बाद होता है। तो ये हो गया दोनों कंडीशन पे दो डिफरेंस तो ऐसे ही बन गए। तीसरा डिफरेंस निकालो, इक्विटी शेयर होल्डर को हम रियल ओनर बोलते हैं क्योंकि इनको वोटिंग राइट्स होता है, बट प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं होता, उनकी उनको रियल ओनर नहीं बोलते। क्यों रियल ओनर नहीं बोलते, इसका भी रीजन समझो। प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने होल्ड किया है तो आफ्टर 20, मोर देन आपकी लाइफ है 20 ईयर, नॉट मोर देन दैट, 20 साल बाद आपकी कंपनी आपको आपका पैसा वापस करके आपको कंपनी से अलग कर देगी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब तक चाहो तब तक इस कंपनी में एज एन पार्टनर शेयर होल्डर बने रह सकते हो। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। यू कैन राइट डाउन, और थोड़ा सा अपना रिसर्च करोगे, थोड़ा गूगल करोगे और थोड़ा फाइंड आउट करो तो लिख सकते हो। एटलीस्ट 5 to 6 डिफरेंसेस तो जरूर लिखना। अब यहाँ कह रहा है शेयर और डिबेंचर में फर्क लिखो। अरे सर बहुत अंतर है, शेयर कहाँ ओनर माने जाते हैं। अगर आपने शेयर लिया है ना, आप कंपनी के ओनर हो, और डिबेंचर अगर लियो इसका मतलब आपने कंपनी को लोन दिया है, उधार लियो। नहीं समझे? आप यहाँ पे क्या हो, शेयर होल्डर हो, आप ओनर की तरह बिहेव करोगे। प्रॉफिट होगा खाओगे, लॉस होगा तो उसको भी सहोगे। ये भाई साहब क्या है, ये हमारे क्रेडिटर जैसे हैं। किसकी तरह है? क्रेडिटर, लेनदार है। इनको हमारी प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, इनको बस अपने किससे मतलब है? अपने इंटरेस्ट से मतलब। हमें इंटरेस्ट टाइम से मिलना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इनको क्या मिलता है? शेयर होल्डर अगर प्रॉफिट होगा तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे देखिए, तो इसमें भी डिफरेंसेस आपको लिखना है। अगला है कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। अरे सर बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग जब से अकाउंट्स पढ़े तब से पढ़ते चले आ रहे हैं। सर बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है, और ये किस अकाउंट में मिलता है? करंट अकाउंट। अगर मेरे पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बिजनेसमैनों की। जबकि सीसी लोन, ये क्या है? एक लोन अकाउंट है, एक लोन अकाउंट है, अलग ही सेपरेट है लोन अकाउंट, है ना। इसका करंट अकाउंट और लोन अकाउंट, सीसी लोन अकाउंट अलग होता है, करंट अकाउंट अलग होता है। सही है। इसमें बहुत ज्यादा लिमिट नहीं मिलती है। ओवरड्राफ्ट कितना आपको एक्स्ट्रा देगा निकालने के लिए, है ना।
इसमें अमाउंट जो होता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके लिमिट कर देता है। इसमें लिमिट इन द सेंस क्या, बहुत जरूरी नहीं कि आपको जरूरी नहीं कि अमाउंट आपको क्या हो, ओवरड्राफ्ट के मिले ही मिला है, लेकिन अगर सीसी लिमिट लिए हो तो सीसी लिमिट में जितना आपकी लिमिट सेट की है गवर्नमेंट ने, उतना तो आप, गवर्नमेंट कह रहा हूँ सॉरी, बैंक ने, उतनी लिमिट तक आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो, जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। इस पे बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। कौन सा रेट? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि इसके ऊपर नॉर्मल रेट जो 14% होगा, 13% होगा, वही चार्ज करेगी, जो इस समय चल रहा होगा। समझ गए? लेकिन ओवरड्राफ्ट पे क्या होता है? ओवरड्राफ्ट पे क्या होता है? ओवरड्राफ्ट पे बैंक वाले हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आप नोट कर लेंगे, है ना। अगला क्या है? एक, इंक्वायर अबाउट द फॉलोइंग ऑफ योर ओन एंड प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये कुछ इंक्वायरी करनी है, जैसे आपको रिलायंस कंपनी के शेयर्स कैपिटल पता करने हैं, इनके कितने हैं, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है टाटा कंपनी का, ये सब चीजें थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, इस समय आईसीआईसीआई बैंक में सीसी लोन अकाउंट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब थोड़ा इंक्वायरी करना है। आइदर यू कैन नेट से जाके नेट से सर्च कर लो, कोई टेंशन नहीं, चाहे तो बैंक में जाके जाके पता कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट वो तुम्हें करना है। समझ गए? रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक के ओवरड्राफ्ट के ऊपर अगर ओडी लेते हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, यू कैन इंक्वायर। क्लियर? तो ये सब इंक्वायरी करके आपको आंसर करना है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। नाउ we need to know how we can find the detail of a company, है ना। so we should to know about it, तो इसको भी हमें जानना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, किसी कंपनी के बारे में अगर आपको सर्च करना है, सबसे आसान तरीका, आप गूगल पे पहुंच जाइए और यहाँ पे आप सिंपल सा लिख दीजिए MCA। आप लोगों को बताया था कोई कंपनी रजिस्टर अगर करनी है तो कैसे करनी होती है, एक छोटा सा हायरार्की बताया था। आपको पता है भारत में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पे MCA बैठी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसके मंत्री इस समय निर्मला सीतारमन जी ही हैं। इसके नीचे होते हैं डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर। क्या होते हैं? रीजनल डायरेक्टर, है ना। अब रीजनल डायरेक्टर, अब भारत को 6 रीजन में बांटा, 8 रीजन में बांटा, इनके अनुसार है। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है 4 रीजन, लेकिन उन्होंने और रीजन बांट रखे हैं। हर रीजन में कई स्टेट्स आते हैं और उन सभी रीजनल डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रीजन के स्टेट में कंपनी कौन कौन सी रजिस्टर्ड होती है उनको देखना, उनको नाम, उनको रजिस्टर में लेना, है ना। अब इस रीजनल डायरेक्टर, आप मान लो आप नॉर्थ रीजन के हो डायरेक्टर। अब आप नॉर्थ रीजन में सपोज करो 6 स्टेट आ रहे हैं, तो 6 स्टेट में जो जो कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब आपको भी कैसे मिलेगा, क्योंकि आप हर स्टेट में क्या रखेंगे, एक ROC ऑफिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपको पता होना चाहिए यूपी में कहाँ है ROC ऑफिस, कानपुर में, सही है ना। तो वहां पे आपका ROC ऑफिस है, दिल्ली में एक ROC ऑफिस है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट में एक एक ROC ऑफिस दी गई है। बाकी मैंने बताया था 2 ऐसे स्टेट है जहां पे 2 ROC ऑफिस भी हैं, चूंकि वहां पे भीड़ ज्यादा है कंपनियों की। जैसे महाराष्ट्र, एक दिल्ली, एक सॉरी महाराष्ट्र में एक मुंबई में है और एक पुणे में है, फिर एक चेन्नई में, एक वहां पे आपका चेन्नई है और एक कोयम्बटूर है, 2 जगहों पे दिया गया। समझ गए? तो जो आम जनता है, जो पब्लिक है, पब्लिक कहाँ जाएगी? आपको अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, यू नीड टू गो इनटू द ROC ऑफिस। यू कैन नॉट गो इन डायरेक्टली टू द MCA। यू नीड टू गो एंड क्लियर द ऑल फॉर्मेलिटीज टू क्रिएट अ कंपनी। करने का मतलब है सारे के सारे जो कंपनी क्रिएट करने का जो सारी फॉर्मेलिटीज आपको यहाँ पूरी करनी है। फिर जब आप कंप्लीट, आपका सब कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है, देन ये आगे जाता है रीजनल डायरेक्टर के पास। फिर रीजनल डायरेक्टर उस फाइल को कहाँ पहुंचाता है? MCA के पास। MCA फाइल अप्रूव हो गई, सब कुछ ओके, देन वहां पे मोहर मार देगी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जो नंबर आपको मिलता है उसको बोलते हैं CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, विच हैव 21 डिजिट। कितने डिजिट की होती है? 21 डिजिट की नंबर होती है। कितने डिजिट की? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जब भी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसे एक नंबर अलॉट किया जाता है, जिस नंबर को हम कहते हैं SIN नंबर।
अब ये सिन नंबर वहां जीएसटी भरते समय भी सिन नंबर था, उस चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं बात हो रहा है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर की, वहां चालान नंबर होता था। क्लियर? तो कहाँ मिलता है ये नंबर? यहाँ पे, यहाँ के बुक्स में नोट हो गया, यानी कि एमसीए के पास भारत में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है उसके सबकी इंफॉर्मेशन होगी, पक्का है ना? और अगर कोई कंपनी आज बंद होती है तब भी यहाँ पे पता चल जाता है, बंद भी यहीं से होगा, बताया तो, कंपनी लॉ के तहत बंद होती है, लॉ के तहत भी खुलती है और लॉ के तहत ही बंद भी होती है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो पब्लिक पहले कहाँ जाएगी, आरओसी ऑफिस। तो चले इसको देख लेते हैं हल्का सा। गूगल पे गए, यहाँ पे एमसीए मैंने लिखा, एंटर किया, एमसीए लिखा तो यहाँ देखो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दिख रहा है सब लोग को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, तो ये है मंत्रालय, दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना? यहाँ कितना बढ़िया है, नेशनल स्पेस डे क्विज, प्ले द क्विज, यहाँ क्विज खेलना चाहते हो खेल लेना, है ना? मंत्री जी कौन है, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर इस समय कौन है, यही है हमारी इस समय फाइनेंस मिनिस्टर भी, यही समय कॉर्पोरेट मंत्री भी हैं, है ना? और ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है? समझ गए सब लोग? अब हम लोग को देखना है क्या, अबाउट एमसीए, थोड़ा सा एमसीए के बारे में देख लेते हैं। तो अबाउट एमसीए में जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ पे एमसीए के बारे में क्या बनाने का, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एमसीए हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना? विजन डॉक्यूमेंट, क्या जरूरत, क्या विजन है इनका, है ना? इनके हेडक्वार्टर देख लो कहाँ कहाँ है। निर्मला सीतारमन जी जहाँ पे है मिनिस्टर है, हर्ष मल्होत्रा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, है ना? दीप्ति गौड़ मुखर्जी सेक्रेटरी है, बिना कंपनी, बिना सेक्रेटरी के तो काम होता नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे क्या दिए हैं, ये ध्यान से देखो, ये आई थिंक रीजनल डायरेक्टर्स के बारे, ऑफिसर्स हैं, इन सब के बारे में दिया है, इनके बारे में और डिटेल अगर देखना है तो यहाँ जाइए, यहाँ से आप देखिए एमसी ऑफिसेस। अब क्लियर है? एमसी ऑफिस पहला कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किधर है, और विंग शास्त्री भवन राजेंद्र प्रसाद रोड न्यू दिल्ली, दिल्ली में ही तो मिलेगा। मैप देखना है जाके देख लीजिए, छोड़ो हमें नहीं देखना। अगला, ये तो डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, ये इनका ऑफिस क्या, डीजीसीओए, ऑफिस किधर है, सही है? अगला क्या है, ऑफिस ऑफ अदर्स, रीजनल डायरेक्टर्स, याद है बताया था अभी, रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। फिर आरओसी ऑफिस होती है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ये तो ऑफिस लिक्विडेटर है। रीड मोर, सर हमें रीजनल डायरेक्टर के बारे में जानना है। तो भारत को कितने रीजन में बांटा है देख लो, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ ईस्ट, साउदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, 1 2 3 4 5 6 7 रीजन में। कितने रीजन में बांटा है इसको, 7। और एक एक रीजन में देखो कितने स्टेट्स आ रहे हैं, क्यों, एक रीजन में कितने सारे स्टेट है। गुजरात देखो किस में आ रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न में। यूपी किस में आ रहा है, नॉर्दर्न में। समझ गए? दिल्ली भी किस में आ रहा है, नॉर्दर्न में। समझ गए? तो एक स्टेट में बहुत सारे, अब इसी भी देखो क्लिक करते हैं तो इनका देखो, नॉर्दर्न क्या विनोद शर्मा जी हैं रीजनल डायरेक्टर, कौन है, विनोद शर्मा जी हैं रीजनल डायरेक्टर। अब इनके रीजन में इनका फोन नंबर है, बातचीत करना होगा कर लीजिएगा, है ना? दिस वन। इसी तरह से इनका चेक करना है, यहाँ पे कौन है, ये कौन है भाई, गुलाब चंद यादव जी हैं, है ना? इनका एड्रेस ये है, अहमदाबाद गुजरात में बैठते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार इस तरह से पढ़ा रहा था बच्चे, मोबाइल नंबर, उस समय था लैंडलाइन चलता था, है ना? ये कब की बात है, 2008 और 9 की बात है। ऐसे ही हम पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे एक बच्चे ने देखा, अरे सर नंबर है, खटक से डायलॉग कर दिया, है ना? तो बता रहा था सर बात किए थे, तो जैसे ही बात की 2 3 लाइन वो समझ गए, पता नहीं कैसे, वो कह रहे कि बेटा अभी पढ़ रहे हो, पढ़ लो, फिर बाद में कभी जब इसमें आना, जब सीएस बनना तब मेरे से बात करना। बात समझे कि नहीं समझे? तो बोल रहा था सर हम कल कॉल किए थे उनको, हम कहे अच्छा, बहुत बढ़िया कॉल कर दिए, तो क्या जरूरत थी उन्हें कॉल करने की। चलिए, ये समझ गए सब लोग? अब फिर पढ़ना है कि आपको
रजिस्टर ऑफ कंपनी, तो देखो नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए यहाँ पे आरओसी ऑफिस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आरओसी ऑफिस की। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये कितनी जगह पे रजिस्टर ऑफिस यहाँ पे देखो दे रखा है। महाराष्ट्र में देखो दो जगह है ना, मुंबई और पुणे, और यहाँ पे भी दो जगह होगा, चेन्नई और क्या है, कोयम्बटूर। चेन्नई और कोयम्बटूर, सही है। तो ये आरओसी ऑफिस है, हमें तो भाई यूपी जानना है, कानपुर में। ये आपको पता होना चाहिए, कानपुर पे क्लिक करिए। उत्तर प्रदेश, सुधीर कपूर जी हैं आरओसी, जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन है? सुधीर कपूर। इनका एड्रेस ये है, ठीक है ना, वेस्ट कोट बिल्डिंग, द मॉल, कानपुर। व्यू इन मैप, मैप भी देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सबको समझ में है? अभी अभी जो मैंने आपको दिखाया, एमसीए, रजिस्ट्रल डायरेक्टर, आरओसी, वो आपने देख लिया? कहीं कोई दिक्कत? आज के समय में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट बैठ के रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आसान सर्विसेज हैं। अब यहाँ पे जाना है एमसीए सर्विसेज, किस पे जाना है? एमसीए सर्विसेज पे। अब अगर एमसीए सर्विसेज, यहाँ देखो मास्टर डेटा हो रहा है, मास्टर डेटा डेटा के बाद यहाँ होता है व्यू कंपनी और डायरेक्टर। जो भी आपको देखना है यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो जाइए, तो यहाँ देखता है क्या, सर्च बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नेम, नाम से सर्च करना है कि सर्च बेस्ड ऑन डायरेक्टर नेम, किसके बेस पे सर्च करना है? तो मेरे को सर्च करना है कंपनी। अब यहाँ देखो दे रखा है क्या, टाटा मैंने सर्च किया। अब पूछ रहा है कंपनी का नाम सही से भरो, टाटा मोटर्स, सर्च। नहीं हो रहा है क्या? हाँ तो गया, टाटा मोटर्स बॉडी सॉल्यूशंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है ना, ये हमको मेन टाटा मोटर्स लिमिटेड ढूंढना है। इस पे क्लिक किया, हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, सबमिट। वैसे इसका सिन नंबर ये दे दिया, ये क्या है, 21 डिजिट का सिन नंबर है। अब सिन नंबर अगर देखोगे तो सिन नंबर से भी बहुत कुछ पता चलता है। ये एल, एल मतलब लिस्टेड है, ये क्या है? यू होता तो अनलिस्टेड है, लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कि नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी में। और ये 28920, ये बेसिकली इनका रजिस्ट्रेशन नंबर यही होता है नॉर्मली, ये होता है या ये लास्ट वाला देखना पड़ेगा। एमएच मतलब महाराष्ट्र की कंपनी है, यूपी होती तो यूपी लिखा होता। किस सन में रजिस्टर्ड हुई है? 1945, वाह, भारत देश आजाद होने से पहले। सही है ना, 1945 की रजिस्टर्ड कंपनी है। पीएलसी, पीएलसी मतलब क्या थी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पीएलसी मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बेसिकली ये आई थिंक कोड होता है कंपनी का, ये कोड होता है शायद, जहां तक मुझे पता है। ये लिखना पड़ेगा क्या? क्लोज करते हैं, फिर से देखते हैं। एमसीए, बेटर विल बी कि गूगल पहले खोल लो, ज़्यादा अच्छा है। फिर एमसीए, चेक कंपनी, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग सीधे, कंपनी सीधे चेक करनी है। अब पूछ रहा है क्या, ये बार बार कैप्चा, ये वाला कोड वाला पूछता है बार बार, थोड़ा सा तुम्हें ये थोड़ा सा परेशानी लगेगा बट करना पड़ेगा। कितना हुआ भाई दोनों मिला के?
अब यहाँ पे एंटर कंपनी नेम, एलएलपी नेम, तो चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं टाटा मोटर। आ गया। हमें क्या ढूंढना है? टाटा मोटर्स। देखो सबकी ये नीचे सिन नंबर, इसका तो सिन नंबर ही नहीं है, इसका सिन नंबर यू है, अनलिस्टेड है। तो हमें टाटा मोटर्स लिमिटेड का ढूंढना है, फाइनेंस लिमिटेड का है नहीं, हमें चाहिए टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है ना। अब इस पे ये सिन नंबर पे क्लिक कर दो, फिर ये पूछता है भर दो भाई। अब देखो कंपनी की इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। तो सिन ये है, कंपनी नेम टाटा मोटर्स लिमिटेड, आरओसी मुंबई में। आरओसी ऑफिस किधर है? मुंबई में। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर वही देखो लास्ट वाला है 004520, यही देखो इसका है, लास्ट 6 डिजिट है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर। सही है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1 सितंबर 1945 से, बहुत पुरानी कंपनी है, भारत देश आजाद हुआ नहीं हुआ था तब की है। अब अगला, ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है। रजिस्टर्ड एड्रेस का है बॉम्बे हाउस 24 होमी मोदी स्ट्रीट, होमी मोदी स्ट्रीट, मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर। अगला क्या है? ये तो रजिस्टर्ड एड्रेस हो गया। लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है क्या? हाँ बिल्कुल लिस्टेड है, ये लिस्टेड है ना। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर की गारंटी है, पढ़े थे ना, तो लिखा है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। क्या है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। क्या है? पब्लिक कंपनी है, इसमें पब्लिक का भी पैसा लगा है। एक्टिव कंप्लायंस, एक्टिव कंप्लेंट्स, मतलब सारे नियम कानून, ये मतलब फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता है। फिर कह रहा ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, तो पढ़ो। ठीक है ना, अरब 10 अरब है ना, 40 अरब है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्या है? हालांकि ये तो रजिस्टर्ड कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल में जितने कैपिटल से रजिस्ट्रेशन हुआ है, बट रियल में है कितना पैसा वो पेड अप कैपिटल बताता है। तो पेड अप कैपिटल रियल में इतना है, 7 अरब 66 लाख, जो भी 66 करोड़, सॉरी, 7 अरब 66 करोड़ 44 लाख 83,794। डेट ऑफ लास्ट एजीएम इनका, लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग का, कंपनियां मीटिंग करती, कंपनियों में मीटिंग हर साल एक मीटिंग होती है, इसको एजीएम कहते हैं। तो एजीएम मीटिंग कब हुई थी? 24 जून 2024 में, अभी जस्ट मीटिंग हुआ है इनका लास्ट। डेट, डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? 31 मार्च 2024 तक का बैलेंस शीट इनका बन चुका है। कंपनी कैसी है? एक्टिव कंपनी है। कभी यहाँ डॉर्मेंट लिखा हुआ है, डॉर्मेंट मतलब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई लेकिन अभी काम शुरू नहीं किया है, वो डॉर्मेंट होती है। ज्यूरिडिक्शन आपको पता है, आरओसी मुंबई। अब सवाल उठता है सर हमें ना और डिटेल चाहिए। इंडेक्स ऑफ चार्ज, ये इंडेक्स ऑफ चार्ज है इनका, है ना। तो जो जहां जहां से लोन वोन लिया हुआ है उसका डिटेल दिया है, और क्या प्रॉपर, क्या किस किस जगह पे लोनिंग की गई यहाँ पे दिया है। और इस कंपनी के डायरेक्टर के बारे में जानना है, देख लो इसके सारे डायरेक्टर सिग्नेचरी डिटेल, सिग्नेचरी वाला जो फाइनली रियल में सिग्नेचर विग्नेचर मारते हैं जो भी है। तो ये इनके क्या है? डायरेक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं देख लो, ठीक है ना। तो ये सब इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर के बारे में तुम डिटेल जानना चाहते हो, समझ गए, तो उसको भी जान सकते हो। पर्टिकुलर अगर किसी एक चीज के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे? यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। इनका, इनके बारे में डिटेल और आ जाएगी। 6390 कितना होगा? हाँ, तो बता रहे कितनी कंपनियों में ये साहब डायरेक्टर हैं। तो ये किस किस कंपनी में डायरेक्टर हैं जरा देख लीजिए। ये पहला तो डायरेक्टर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में, फिर डायरेक्टर है टाटा मोटर्स में, फिर डायरेक्टर है कंसल्टेंसी, मतलब इतनी कंपनियों में ये एज अ डायरेक्टर है।
ये टाटा के ही लगभग सारे कंपनी में ये बस है, डिलीवरी लिमिटेड ये बस अलग है, बाकी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये वैसी कंपनी में टाटा से रिलेटेड ही कंसर्न में क्या है, एज अ डायरेक्टर नियुक्त है। मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ, वापस सिग्नेचर डिटेल पे जाता हूँ। मैं इनका वेदिका क्या है भंडारकर, इनके बारे में डिटेल, ये इनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन नंबर होता है। हर एक कंपनी के डायरेक्टर को एक नंबर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिन नंबर। कितना है ये? सही है। वेदिका भंडारकर देखो, ये भी मैक्सिमम टाटा लिंक टीएमएफ बिजनेस सर्विसेज में भी है, फाउंडेशन फॉर दिस वन। ये भी मोस्ट ऑफ द टाटा के कंसर्न में डायरेक्टर है। किसी किसी कंपनी में क्या है, एडिशनल डायरेक्टर। क्या है ये? एडिशनल डायरेक्टर। तो इस तरह से किसी भी कंपनी का तुम डिटेल यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये? तो इस तरह से किसी भी कंपनी का आप पेड अप कैपिटल क्या है, ऑथोराइज कैपिटल क्या है, ये सब आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अब किसी कंपनी का अगर आपको ये जानना है प्रेजेंट उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है, 10 साल 5 साल जब का भी, तो उसके लिए आप लोगों को बताया ही था। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अगेन गूगल पे, और यहाँ पे हम लोग आते हैं कि इस पे moneycontrol.com। ये दिखाया था कि नहीं दिखाया था? तो किसी भी कंपनी का अगर आपको देखना है प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, तो यहाँ पे आप सीधे से लिखेंगे। जैसे मुझे मान लो जानना है इन्फोसिस का, मान लो, तो इन्फोसिस, ठीक, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट शीट अगर आपको चेक करना है यहाँ पे जाइए, और जानने के बाद यहाँ पे कहाँ पे जाना है, फाइनेंशियल्स पे जाना है। आपको रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट समरी में ये सब क्या है, समरी। अगर डिटेल देखना है तो इधर से आइए, डिटेल बैलेंस शीट देखना है, डिटेल प्रॉफिट लॉस देखना है, और एक और चीज क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मेरे को मान लो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखना है, तो ये फिगर्स दे देगा। मार्च 2024, मार्च 23, मार्च 22, मार्च 21, मार्च कितने सालों का दिख रहा है, 5 ईयर का। तो ये देखो यहाँ पे मेन आपको ये देखना होता है ना कि कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ नीचे आ रही होगी, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले की प्रॉफिट। तो पिछले साल देखो ये शुरुआत से देखा, 20 से 24 हुआ, 24 से 28 हुआ, 28 से 31 हुआ, 31 से 35 हुआ। कंटिन्यूअस 4 4 का फर्क दिख रहा है मैक्सिमम, क्यों? ग्रोथ, एक सर्टेन ग्रोथ इनके पास है। और यहाँ देखोगे टैक्स वैक्स देने के बाद देखो इनका टैक्स भी कितना गया है। इतना प्रॉफिट कमाया तो 7,306 करोड़ रुपए टैक्स भी दिए। कंपनियां याद है ना 30% टैक्स देती है, बताया था। तो सोचो इतना 5,235 करोड़ तो ये टैक्स ही दे रहा है। इस समय कितना दे रहा है, 7,306 करोड़ टैक्स दे रहा है। डेफर्ड टैक्स इतना है, फाइनली इनका प्रॉफिट, ये सब आप लोग बनाना सीखोगे। रियल में ये बनाते कैसे आपको करना भी है, ध्यान रहे। तो इस तरह से हम और भी आगे का देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब देखो कितने साल का दिखेगा, रिफ्रेश हो जाने दो। ठीक है। और पीछे का देखना चाहते हो, यू नीड टू क्लिक दिस वन। और पीछे देखते जाइए कितना इनका प्रॉफिट है, एनालिसिस करना है करिए। क्यों? मैंने कितने साल का आपको दिखा दिया, 15 साल का। कितने साल का? 15 साल का। जो डेटा चाहिए, जब का डेटा चाहिए आप देख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? कहीं कोई दिक्कत? तो डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज आप लोग को आना चाहिए। तो आज मैंने दो चीजें आपको बताई, एक एमसीए की साइट को सर्च करना, कैसे हम कंपनी सर्च कर सकते हैं, सिन नंबर कैसे, सिन नंबर सर्च पहले करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब क्या है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या, अच्छा, ये जो आपको मैंने बताया मैं जानबूझ के बताया ताकि आप ये सब का आंसर भी ढूंढ सको। ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट आपका होगा एडवांस जर्नल एंट्री। जो अगला जो चैप्टर है हम लोग को स्टडी करना है एडवांस जर्नल एंट्री। ठीक है ना, जिसमें हम लोग एंट्री सीखेंगे स्पेशली किससे रिलेटेड, सैलरी। जैसे कोई आपसे पूछता है सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।
यही पढ़ाया है अकाउंटिंग में आप लोग को, लेकिन रियल में तो ये रॉन्ग है। कहीं इंटरव्यू में जाके ये बोल दोगे, पूछेगा सैलरी ड्यू कैंड, आप बोलोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टोटली रॉन्ग। बात समझे? क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें उसका पीएफ कटना है, ईएसआई कटना है, टीडीएस होगा तो टीडीएस भी कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है वो भी कटता है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना होगा। और जब आप एंट्री बताओगे तो इन सबको शामिल करते हुए बताओगे। समझ रहे हो? तब आपका जो इंटरव्यू का आंसर होगा तब जाके करेक्ट होगा। क्लियर? वरना सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिंपल सा। धन्यवाद सर, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग को ये जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो थैंक यू।